हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से तुगलक वंश का निरंतर पतन होता जा रहा था। हालांकि तुगलक वंश में निरंतर नए सुल्तान आते जा रहे थे, परंतु अपनी अयोग्यता और अधिकारियों का समर्थन न मिलने के कारण वो अयोग्य साबित हो रहे थे। दोस्तों, 1398 में हुए तैमूर के आक्रमण ने तुगलक वंश को लगभग समाप्ति कर दिया और इस हमले के पीछे तुगलक वंश के ही एक अधिकारी का हाथ था जिसका नाम था खिज्र खां। दोस्तों, खिज्र खां तुगलक वंश का ही एक अधिकारी था, परंतु अपने सुल्तानों को अयोग्य पाके उसने तैमूर का साथ दिया और 1398 में तैमूर को सहायता देके उसने हमला करवा दिया हिंदुस्तान पे। यानी तैमूर का हमला होता है हिंदुस्तान पे और दिल्ली की सत्ता जो पहले से ही बुरी तरीके से प्रभावित थी और ज़्यादा लड़खड़ा जाती है। नतीजा ये होता है कि कुछ ही वर्षों में यानी 1414 आते आते तुगलक वंश पूर्णतया समाप्त हो जाता है और चूंकि तैमूर ने एक बड़ा क्षेत्र हिंदुस्तान में जीत लिया था तो उनका अधिकारी बना देता है वो खिज्र खां को। लेकिन अभी तक दिल्ली की सत्ता खिज्र खां के हाथों में नहीं आई थी, लिहाजा खिज्र खां ने 1414 में तुगलक वंश के अंतिम शासक दौलत खां लोदी पे हमला कर दिया। दौलत खां पराजित हुआ और खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम रखा सैयद वंश। तो दोस्तों, खिज्र खां बना सैयद वंश का पहला शासक और स्थापक, जो कि पहले तुगलकों का ही एक अधिकारी था और बाद में उसने तैमूर का साथ दिया था। दोस्तों, खिज्र खां अपने को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था, परंतु इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था या नहीं, लेकिन उस समय के इतिहासकार इसका जिक्र जरूर करते हैं। तो दोस्तों, खिज्र खां सबसे पहला सुल्तान हुआ सैयद वंश का। 1414 से 1421 तक इसने शासन किया और इसने कभी भी सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की, बल्कि रैयते आला के नाम से जाना जाता रहा। 1421 में ये समाप्त हो गया और इसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता संभालता है, शासन करता है 1421 से लेकर 1434 के मध्य। सरहिंदी नाम के एक इतिहासकार, उस समय के विद्वान, इसके दरबारी, कवि और विद्वानों में से एक थे। तो मुबारक शाह भी 1434 में समाप्त हो जाता है। दोस्तों, तुगलक के समय या कहें उत्तरवर्ती तुगलकों के शासन में व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि सैयद वंश के शुरुआती सुल्तान या कहें पूरा सैयद वंश सिर्फ उस व्यवस्था को ही सही करने में लगा रहा। आपको सैयद वंश का इतिहास में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं मिलेगा कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा विस्तार किया हो, बहुत आक्रमण किए हो या कोई शासन व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया हो। पहले सुल्तान खिज्र खां ने भी कोई विशेष कार्य वो नहीं कर पाए। निरंतर वो जो उनको हासिल हुआ था उत्तराधिकार में कहें या जीतने पे कहें, उसको ही सुधार करने में लगे रहे और अंततः उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1421 में। फिर आता है उनका पुत्र मुबारक शाह, 1421 से 1434 तक गद्दी संभालता है और वो भी विद्रोहों और लड़ाइयों में ही लगा रहता है, कोई विशेष योगदान वो भी नहीं कर पाया शासन की दृष्टि से। उसके बाद आता है मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह, 1434 से 1443 तक गद्दी संभालता है और शासन व्यवस्था को कुछ हद तक बेहतर करने की कोशिश करता है। फिर दोस्तों आलम शाह आता है और 1443 से 1451 तक शासन करता है सैयद वंश की ओर से, या सैयद वंश का ये अंतिम शासक भी था। परंतु ये इस्लामिक प्रचार प्रसार में लगा रहा। एक तरीके से ये सुल्तान कम था, धार्मिक प्रचारक ज़्यादा माना जाता है। तो आलम शाह
दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक होता है और इसी के शासन में लोदी हिंदुस्तान की गद्दी संभाल लेते हैं या दिल्ली सल्तनत को अपने हाथों में ले लेते हैं। और आगे लोदी वंश के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये था कालक्रम सैयद वंश का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।